व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, जब शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट या फिर फॉरफिटेड अकाउंट अमाउंट, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने जितनी कॉल करी है उससे इस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। अब जो शेयर है हमारा फॉरफिटेड अकाउंट, सॉरी बैलेंस है हमारा फॉरफिटेड अकाउंट का, अगर हम रीइश्यू करने के बाद उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जब हम रीइश्यू करते हैं फॉरफिटेड शेयर को तो ये जो अमाउंट है हमारा, ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज। अब प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट पर है डिवेंचर का, तो वो कैसा अकाउंट है हमारा? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है या फिर नन ऑफ दीज? बताइए किस तरह का आंसर होगा ये अकाउंट, हम किस तरह का कह सकते हैं कि ये हमारा अकाउंट है। देखिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल हमारी पर्सनल से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द रेट ऑफ कमीशन पेबल ऑन द इश्यू ऑफ शेयर शुड नॉट एक्सीड। अब जो हम इश्यू करते हैं शेयर्स तो उस पर कमीशन की जो रेट है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 2%, 3%, 2.5% या फिर 5%? बताइए। देखिए ये जो कमीशन हम देते हैं इश्यू ऑफ शेयर पर, कमीशन जो हमारा पेबल है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय। अब जो पार्टनरशिप है वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? रजिस्ट्रेशन से, सरकमस्टांसेस से, कॉन्ट्रैक्ट से या फिर लॉ ऑफ सक्सेशन से? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, जो हम पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो पार्टनरशिप हमारी कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर। अब एक स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? द पार्टनर हु डज नॉट participate in operation of business of the firm, the partner who has been retired from the firm, a partner who does not demand the share of profit या फिर all of the above? इसका आंसर देखिए, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। आप ऐसे ही समझ लीजिए वो स्लीप मतलब स्लीप कंडीशन में है, वो स्लीपिंग मोड में है, तो यानी कि वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए रिटायर हो रहा है तब तो पार्टनर ही नहीं है, उसका उससे रिलेशन ही खत्म हो गया। और यहाँ पर डिमांड की बात की जा रही है तो प्रॉफिट तो वो डिमांड करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ फॉर्म इट डिसॉल्व्ड व्हेन, यानी कि एक फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है किस कंडीशन में? द टर्म इज ओवर, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या फिर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर? बताइए।
इसका आंसर सब लोग बिल्कुल सही करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको डे 1 या 2 की क्लास में। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। देखिए फर्म की जो हमारी पार्टनरशिप में या फर्म में क्या कहा जाता है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि डेथ हो गई है सब पार्टनर की एक को छोड़ के, यानी कि बस अब एक पार्टनर उसमें बचा है और जो कॉमन कंडीशन है वो क्या है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो जब 2 लोग नहीं है, बस एक ही बचा है, तो यानी कि फर्म अब डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टर्म अगर ओवर होता है तो पार्टनरशिप जो होती है वो हमारी डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होती। और डेथ ऑफ द पार्टनर पे सिर्फ पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होती। देखिए पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों में अंतर है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सेम वही चीज़ है, पार्टनरशिप यहाँ पर हमारी डिसॉल्व हो जाएगी लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी। यहाँ पे फॉर्म पूछा है, फॉर्म तब होगी जब जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वो हमारे यहाँ पे ब्रीच होंगे। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन कम से कम 2 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब 1 पर्सन बचा है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन या फिर कोऑर्डिनेशन फंक्शन, बताइए। प्लानिंग हम वो सॉरी मोटिवेशन जो है वो हमारा किस तरह का एलिमेंट है? देखिए मोटिवेशन जो है वो हमें प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन इनमें किसी में नहीं चाहिए। मोटिवेशन हमें किस में चाहिए होता है? जब कोई हमें डायरेक्ट करता है। अगर उसका डायरेक्ट करने का तरीका अच्छा है तो हम मोटिवेट होते हैं, और उसका करने का तरीका स्ट्रिक्ट है तो हम क्या बोलते हैं कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है वो नेगेटिव मोटिवेशन हो। 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव वो होता है हमने गलत काम किया या उस तरह से काम नहीं किया, फिर भी उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना, वो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। और नेगेटिव मोटिवेशन वो होता है हमने गलत काम किया, हमें उसकी क्या मिली, उसकी हमें सजा मिली, यानी कि पनिशमेंट मिला, तो वो है हमारा नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ। अब इफेक्टिव सुपरविजन किसकी एक्टिविटी है? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की, स्टाफिंग फंक्शन, डायरेक्शन फंक्शन या फिर कंट्रोल फंक्शन। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। सुपरविजन किसका पार्ट होता है? डायरेक्शन का, यानी कि जब हमें डायरेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर सुपरविजन भी किया जाता है कि जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया गया है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सुपरविजन हमारा डायरेक्शन की एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इज एन एक्टिविटी विच फॉल्स अंडर। यानी कि कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव कोर्स है उसका एग्जामिनेशन हुआ है और वो जो एक्टिविटी है वो हमारी किसके अंदर आएगी? प्लानिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, डायरेक्शन फंक्शन या फिर कंट्रोलिंग फंक्शन। देखिए हम कब अपने ऑल्टरनेटिव्स का एग्जामिन करते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट रहेगा, बताइए। जब हम प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो पहले हम सारे ऑल्टरनेटिव्स लेके चलते हैं, फिर हम ये देखते हैं इसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, वही हम चूज करके अपनी प्लानिंग करते हैं। इसलिए ये एक्टिविटी हमारी प्लानिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज।
मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए अक्रूवल सिस्टम की बात करें तो ये हमारा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमें एक्रूड है अभी हमने उसका भी अकाउंटिंग किया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पर हाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द कॉमन डिनोमिनेटर चूजन इन अकाउंटिंग इज मॉनेटरी यूनिट, रेवेन्यू मैचिंग, मर्केंटाइल, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए कॉमन डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है, मॉनेटरी यूनिट, यानी कि सिर्फ हम उन्हीं यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में है। ये हमारा क्या है, कॉमन यहाँ पर डिनोमिनेटर है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर क्वालिटेटिव नेचर का है या फिर ऐसा है जिसको मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं मेजर कर सकते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए मॉनेटरी यूनिट हमारा यहाँ पे सबसे कॉमन डिनोमिनेटर है अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। सिंपल है इसका आंसर, ये डबल एंट्री से रिलेटेड है क्योंकि डुअल और डबल दोनों ही सेम है। और डुअल और डबल में क्या होता है, दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यानी कि हर एंट्री के दो पार्ट होंगे। कोई भी एंट्री सिर्फ हमारी एक साइड नहीं होगी, यानी सिंगल नहीं होगी, उसकी दोनों साइड एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द टोटल अमाउंट डेबिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और जब डेबिट और क्रेडिट एक साथ उनकी एंट्री की जाएगी तो वहाँ पे अमाउंट भी दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम डेबिट में कुछ और अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में कुछ और अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाइबिलिटीज टू ओनर्स इज रेफर टू एज। अब एक ओनर की लाइबिलिटी क्या बताती है, इक्विटी, कैपिटल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए एक ओनर के लिए लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, कैपिटल को अलग माना जाता है और उसका अलग से ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल ओनर के लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्म मैचिंग मीन्स। अब जो टर्म मैचिंग है वो क्या बताता है, अप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, अप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड लॉसेस एंड गेन्स, एंड बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ये हमारे अप्रोप्रिएट होने चाहिए, यानी कि जितना रेवेन्यू उतने एक्सपेंसेस होने चाहिए,
लेकिन यहाँ पर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के गेन्स एंड लॉसेस सेम हो। ये डिपेंड करता है हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे, हमारा कितना माल बिक रहा है, कितना माल बन रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी मार्केट में कितनी है, या फिर हमारी जो एक्टिविटी हो रही है वो कितनी है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये हमारा डिपेंड करता है इन पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि जितने रेवेन्यूज हैं उतने ही एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच कन्वेंशन implies that the accounting practices should remain the same from year to year? Disclosure, consistency, materiality या फिर conservatism? करिए जल्दी आंसर। आप लोग लाइक भी कर दिया करिए और अपने जो भी ग्रुप्स आप यूज करते हैं स्टडी के पर्पज से वहां पर इनको शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी में यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप कोई भी अकाउंटिंग मेथड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वही आपको ईयर टू ईयर फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे एक जैसे मेथड तो आपका सही से आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, सही से आप जो आप एनालिसिस निकालते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की वो नहीं निकाल सकते आप, और ना ही आप कोई फ्यूचर में कोई डिसीजन ले पाएंगे, आपकी प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर बार आप चीज़ें चेंज करेंगे, मेथड्स चेंज करेंगे तो वो हर तरह से अलग अलग आपको इक्वेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। तो आप किस तरह से या किस बेसिस पे कह सकते हैं कि हम एक साल का दूसरे साल से कंपेयर करेंगे, जबकि वहाँ पे उनको कैलकुलेट करने का तरीका आपने अलग कर दिया, उन के बीच जो भी मेथड्स यूज होते थे वो आपने अलग कर दिए। तो आपको अलग नहीं करना है, आपको सेम ही रखना है। आप ये डिसाइड पहले ही करना होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको इन्वेंट्री के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, आपको गुडविल के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। ये सब आपको पहले देखना होगा और उसी की कंसिस्टेंसी आपको अपनानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है making provisions for bad debts in respect of doubtful debts is an example of which accounting conventions? Disclosure, consistency, materiality या फिर conservatism? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कंजर्वेटिज्म। देखिए कंजर्वेटिज्म के अंदर ये होता है कि यहाँ पर पहले से हम ये सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में हमारे जितने ही बैड डेट्स हैं वो हमारे लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हम ये सोच के चलते हैं कि जितने भी जितने भी हमारे डेट्स हैं वो हमें डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, वो हमारा बैड डेट में जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर प्रॉफिट का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते हैं क्योंकि हम ये पहले से ये सोच के नहीं चलेंगे कि हमें इतना प्रॉफिट फ्यूचर में होगा, लेकिन हम लॉस को सोच के चलते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोविजंस बनाए जाते हैं जिससे कि अगर बाई चांस फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को हम यहाँ पर एडजस्ट कर पाए, ठीक है, हमारे बैलेंस शीट पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का हम यहाँ पर कन्वेंशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? सिंपल है, ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जितने ये प्लांट्स मशीनरी इस तरह की चीज़ें होती हैं सेट्स हमारी, वो हमारी रियल अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, इनकम साइड, क्रेडिट साइड या फिर नन ऑफ दीज? अगेन सिंपल है, ये भी आप इजीली बता सकते हैं। जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है।